नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अग्निवेश। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज से पहले तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के एक तरह से मुख्य चेहरे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह पटना में बैठकर, बिहार में बैठकर एक तरह से वोटों की चोरी की सारी साजिश रच रहे हैं। अधिकारियों को सीएम ऑफिस से फोन जा रहे हैं और जिस तरह से पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट हुई है, उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो दूसरे बीजेपी शासित राज्यों से चुने गए हैं। तो तेजस्वी यादव के इन आरोपों की सच्चाई क्या है और क्या दूसरे चरण में, जो पहले चरण का जो लीड है, जिन पार्टियों को लगता है कि उनके पक्ष में वोटर ने मतदान किया है, वो क्या दूसरे सेकंड फेज में भी जारी रहेगा या फिर सेकंड फेज किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी राय बताएगा। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुकृति, जो जनस्वराज से जुड़ी हुई हैं, वो ग्राउंड जीरो का हाल बताएंगी और इन आरोपों का भी जवाब देंगी। इसके साथ में शिवपूजन झा है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल पंडित के एडिटर हैं, और प्रियदर्शी, सीनियर जर्नलिस्ट, जो पटना से ही जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुकृति आपसे ही। जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को कितना आप गंभीर मानती हैं? क्या सचमुच आपको लगता है कि वोटों की चोरी का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, या फिर जैसे प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा इस पे, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे वोट चोरी का, उससे बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर इत्तेफाक नहीं रखते हैं? उन्हें लगता है कि जनता ने अपना फर्स्ट फेज में जो अपना जनमत है दे दिया है और सेकेंड फेज में भी जनस्वराज की एक तरह से वेव चल रही है। शंकर जी, आज से मतलब 1 साल पहले प्रशांत किशोर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर महाराष्ट्र चुनाव के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ने कोई आर्टिकल ऐसा लिखा है, वो आरोप लगाते हुए, तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। ये बात प्रशांत किशोर जी ने पिछले साल ही बोली थी। एसआईआर वगैरह का मुद्दा तो इस साल उठा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, जो उनकी भागीदारी है, उसको प्रशांत किशोर ने भी इशारा किया था राहुल गांधी जी के आर्टिकल के बाद। दिस इज आफ्टर द महाराष्ट्र इलेक्शंस। तो एक बात ये हो गई। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी ने एकदम ही इसको हल्के में लिया या बिल्कुल इस पर कुछ कहा नहीं। पिछले साल उन्होंने कहा था। इस साल हम लोग सबका एक स्टैंड रहा है, पूरी पार्टी का, कि हमें इलेक्शन कमीशन या एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्रकरण जिस तरीके से वो हुआ, जैसे 1 जनवरी को तो लिस्ट आ जानी चाहिए। अभी 25 अप्रैल को क्या जरूरत है इतना अफरा तफरी मचा के करने की? इस पे हमने सबने अपना स्टैंड लिया है कि प्रोसेस से प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन जिस तरह से हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। सो एक हमारा ये लगातार रहा है। और इलेक्शन कमीशन पे हम आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो मतलब सारे ही ढह जाएंगे जितने भी इल्यूजन्स हैं। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपको अपना काम पता है, बेईमानी मत करिएगा। ये हमारा स्टैंड रहा। अभी जो हुआ है जनसुराज के साथ, चाहे वो दानापुर के हमारे प्रत्याशी हों। जी, आप कुछ कह रहे हैं शंकर? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आगे एक बढ़ूं? आप आरोप, कुछ कह रहे हैं शंकर? हाँ, बिल्कुल आप कंटिन्यू रखें, लेकिन एक इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि मैं तेजस्वी कंटिन्यू, यादव, हाँ जी। जी, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि जी। जो जेंडर डिवाइड है, यानी कि 4 दिन बीत गए, 6 तारीख का फर्स्ट फेज हो गया, जेंडर डिवीजन का जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्यों नहीं जारी किया है? जी, 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 बिल्कुल। तो उसके पहले ही मैं आ रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे लग रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थान, एक जो कर रहा है, जो शासक है, उसके साथ मिल गई है। ये नहीं होना चाहिए, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो भाजपा और ईसी को भी हम साथ में एक जगह देख रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि दानापुर के हमारे प्रत्याशी के साथ जो हुआ, चाहे वो अमित शाह उनके साथ आके बैठे हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो आके बैठे हो, जिस तरह से हमारे प्रत्याशियों को लास्ट मोमेंट में, चाहे वो मुंगेर के प्रत्याशी हो, 15 घंटा पहले पोलिंग के उनको हटा दिया गया। ऐसे में हृदय परिवर्तन किसी का नहीं होता है, या तो धमकी दी जाती है या बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो चल रही है। और इस बात पे तो प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है
कि इतने बड़े बड़े मतलब आधी कैबिनेट आके बिहार में बैठ गई है और जनसुराज के ही प्रत्याशियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग तो खुद ही झेल रहे हैं। अब कल वीवीपैट जो मिले, पर्ची वगैरह मिली गार्बेज में, कूड़े में, उससे तो सबको बहुत चिंता हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे जनसुराज हो, कोई भी पार्टी हो, इससे हर बिहारी नागरिक को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा मतलब दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र का ही कोई मतलब नहीं रह गया है, ऐसा लग रहा है अगर इस तरह से कागज और पर्चे पाए जाएंगे कूड़े में। तेजस्वी जी ने जो भी आरोप लगाए हैं, बेहतर बेहतर रहेगा अगर राजद का कोई प्रतिनिधि जो है उनके तरफ से बोल पाए। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि 4 दिन हो गए हैं पोलिंग के, और डेफिनेटली जो जेंडर रेशियो वाली पोलिंग है उसका डेटा तो आराम से निकल सकता था, और यूजुअली 2 दिन में निकल भी जाता है। इस बार ऐसा क्या हुआ है? क्या क्योंकि बार बार क्लेम किया जा रहा है कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, महिलाओं ने बहुत ज्यादा नीतीश जी को, स्पेशली वो 10,000 का जो लाभार्थी पूरा एक चुनाव के 1 महीना पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने के 1 घंटे पहले जो पैसे गए उनके खातों में, क्या उसकी वजह से महिलाओं ने वोट किया है? तो इसको प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए क्या देर की जा रही है? क्योंकि कोई भी देर इस तरह के प्रकरण में एक शक तो पैदा करती है। ये ठीक है। सारे काम ऑटोमेटेड होने चाहिए। जी ठीक है, शिवपूजन, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो तेजस्वी यादव का एक दिन पहले, वोटिंग से पहले एक दिन पहले जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, और खास करके जेंडर रेशियो वाले पे तो ढेर सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग को 4 दिन लग गए उस डेटा को टेबुलेट करने में। और जब ऐसी बातें होती है तो निश्चित रूप से लोगों का शक जाएगा कि भाई लास्ट मोमेंट में कुछ हेर फेर तो नहीं होगी डेटा में। देखिए, अनुकृति जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात को रखा है कि स्थिति क्या है, किस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन शंकर जी, मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू पर फोकस करना चाहता हूँ। दूसरा पहलू यह है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आरोप आप लगा रहे हो, और आरोप तो इससे पहले भी आप लगा रहे थे। पटना की सड़कों पर आए थे, पूरे बिहार का आप दौरा कर रहे थे, एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, आप सीधे नारा दे रहे थे, वोट चोर गद्दी चोर। उस वक्त मुझे दिखा था कांग्रेस का झंडा तकरीबन हर जगह। बहुत अरसों बाद मुझे दिखा था। उम्मीद की जा रही थी कि शायद अगर वो सस्टेन्ड कैंपेन रहता तो वो एक मोमेंटम गेन कर सकता था। मोमेंटम गेन करने की बात तो छोड़िए, आपने देखा क्या हाल हुआ। बार्गेनिंग टेबल पे कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई। अब ठीक सेकंड फेज पे जाने के पहले तेजस्वी यादव का ये बयान, ये किसको बेनिफिट कर रहा है? एक मैसेज तो बाहर जरूर जाएगा कि क्या तेजस्वी यादव को लग गया है कि वो ये चुनाव हार रहे हैं, तभी अब जो है इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा जा रहा है। आप तब इल्जाम नहीं लगाते जब कोई राज्य आप जीत जाते हैं, वहां पर आपका ईवीएम ठीक रहता है, वहां पर वीवीपैट और वो तमाम चीजें सारी दुरुस्त रहती, वहां पर इलेक्ट्रल रोल पे आपको कोई शिकायत नहीं होती है। और जिन राज्यों में आप चुनाव हारने वाले होते हैं या हार जाते हैं, वहीं पर आप सवाल क्यों खड़े करते हैं? ये भी एक पहलू है, मुझे लगता है कि अपनी चर्चा में इस विषय को भी लाना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझे क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव 10,000 चुनाव हो गया है। 2005 से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बड़ी मेटिकुलसली अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्य की, जो उसके उनके साथ कहीं ना कहीं धीरे 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 वो बॉन्डिंग सीमेंट होता चला गया। हम साइकिल और पोशाक योजना से शुरू कर लें, हम उसके बाद उनके लिए रिजर्वेशन की बात कर लें, और अब जब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आई कि भाई ये तकरीबन 2 दशक की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जा सकती है, तो एकाएक ठीक चुनाव के पहले आप देखते हैं कि जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका दीदी कौन है? एक तरीके की ब्रिज है। ब्रिज किससे किसके बीच में? सरकार और फिर जो कह सकते हैं जनरल पब्लिक, उसके बीच में ब्रिज का काम कर रही थी। जीविका दीदी आप बन जाइए, आपको 10,000 मिल जाएगा। तो बड़ा मेटिकुलसली प्लान ये स्ट्रेटेजी हुई, और ठीक चुनाव के पहले आपके अकाउंट में 10,000 मिल जाता है। इसके पहले जितने भी गुडविल जेस्चर कह लें, रेवड़िया बांटने की बात है, तो पब्लिक मेमोरी इज ऑफन वेरी वेरी शॉर्ट लिव। तो वो चीजें मान लीजिए अगर लोगों ने दरकिनार कर भी दिया होगा, तो अभी 10,000 वाला जो मुद्दा है, 10,000 का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से हावी है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, जो कहा जाता है कि एनडीए का पॉकेट बरो नहीं है, उन इलाके में भी जाएं तो महिलाएं खास करके आपको इस विषय पर चर्चा करती हुई नजर आएंगी। मेरे घर 3 मेड आती है, तीनों मेड को अगर ये पैसे मिल गए तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके वोटिंग पैटर्न को। और तभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो महिलाएं हैं
उन महिलाओं का रुझान नीतीश के लिए फिर से होने वाला है। दूसरी अहम बात यह, सबको पता है कि नीतीश कुमार की ये लास्ट इनिंग्स है, तो क्या उनका कहते हैं कि ग्रैंड फिनाले उनके लिए और एक रॉयल एग्जिट एक तरीके से होगा, जैसे बुजुर्गों को बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनको एग्जिट एक तरीके से देता है, सारे लोग गोद में उठा लेते हैं, क्या वैसी स्थिति इस चुनाव में उत्पन्न हो रही है? बट नेवरदलेस सवाल तो बहुत सारे खड़े होने लाजमी है, जिस हिसाब से वीवीपैट का मिलना, या फिर जिस हिसाब से बहुत कहते हैं कि तेजी से ये प्रोसेस कराया गया है SIR का, तो विपक्ष के लिए मुद्दा तो है, लेकिन इस मुद्दे का पीपल कनेक्ट में नहीं देख पा रहा हूं। जी प्रियदर्शी जी, आप शिवपूजन और अनुकृति की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए, और आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी राजनीतिक दल को जब ये लगता है कि मैंडेट उसके पक्ष में नहीं आ रहा है तो वो इस तरह के आरोप लगाता है, तो आप किस वाले पक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तब तक एक छोटी सी बात बोल दूं, लगता है इनका कनेक्शन। हाँ बिल्कुल। जी मैं कह रही थी, ये शिव पूजन जी एक बहुत बढ़िया उन्होंने सारी बातें कही। एक जो बात है ना कि 10,000 खातों में आ जाने की वजह से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया, महिलाएं बात कर रही हैं। मैंने इसका एक बहुत बैकफायरिंग करने का भी एक मिसाल मैंने देखी, जहां बहुत सारी महिलाएं ये कह रही हैं, क्योंकि देखिए बिहार बड़ी जागरूक जगह है, यहाँ पे हर आदमी के पास ओपिनियन है, हर आदमी अखबार पढ़ रहा है, यहाँ पे लोग रूस अमेरिका सब डिस्कस कर लेते हैं। कुछ महिलाएं ये भी बोल रही थी कि हमको पता नहीं है, आप 5 साल कुछ नहीं करिएगा और 1 महीना पहले 10,000 रुपए दे दीजिएगा तो हम बिक जाएंगे क्या? इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो महिलाएं इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि भाई आ गया पैसा, अब हमको दूरदर्शिता नहीं रखनी है। और देखिए आप माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक, जिसके मैं आ रहा हूं, मैं जवाब दे दूं, मैं जरा जवाब दे दूं। देखिए वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को आप केस इन रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते। दूसरा इलाका है जो आरजेडी या महागठबंधन के पॉकेट्स हैं, या फिर जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, तो वहां पर किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है? क्या लगता है कि किस पार्टी का ज्यादा मजबूत पक्ष है, या फिर जो फर्स्ट फेज में जिन पार्टियों ने ये क्लेम किया है कि उनकी लीड है, वो उस इलाके में भी उतना मजबूत है, या फिर वहां पे कुछ और कहानी चल रही है, कुछ और नैरेटिव प्ले हो रहा है? शंकर जी, मैं आपको कहूंगा कि देखिए इस बार जो चुनाव है, जो भी फीडबैक मुझे मिल रहा है हमारे तमाम रिपोर्टर्स से, ग्राउंड से, तकरीबन 40 के आसपास रिपोर्टर्स है, फीडबैक मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लोकलाइज फैक्टर्स अलग हैं, लोकल लीडरशिप जो है वो भी कहीं कहीं पर चुनाव को प्रभावित कर रही है। दूसरे जो लार्जर पिक्चर है, कहीं ना कहीं वो लार्जर पिक्चर भी लोगों के डिस्कोर्स का एक हिस्सा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के तकरीबन 4-5 महीने पहले हमारी चर्चा का विषय क्या होता था। अब चर्चा कर रहे थे फटीग फैक्टर की, हम चर्चा कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की, हम चर्चा कर रहे थे क्या नीतीश कुमार कैंपेन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम इस विषय को भी लगातार मंथन कर रहे थे कि क्या भाजपा बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर देगी। हम कुल मिलाकर के इसी चीज को पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी एनालिसिस बता रही थी कि नीतीश कुमार का कद लगातार घटता चला जा रहा है और हो सकता है कि नीतीश कुमार 25 के चुनाव में अप्रासंगिक हो जाएंगे। अब आप देखिए कि पिछले तकरीबन 1 महीने में घटनाक्रम और पॉलिटिकल एक्टिविटी किस तरीके से नया मोड़ लेती है, और ये नया मोड़ उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि अब आप अप्रासंगिकता की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो बात यहां तक हो रही है कि नीतीश कुमार हाईली इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं एंड द बीजेपी डेयर नॉट टेक दैट काइंड ऑफ स्टेप which the party had taken in Maharashtra। यहाँ पर संभव ही नहीं है भाजपा के लिए वैसा कर पाना। अहम बात यह है, देखिए कि नीतीश के लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी या फटीग फैक्टर की बातचीत हो रही थी, वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चला गया। That has almost been confined to the dustbin of oblivion। अहम बात यह है कि वो 10,000 वाली बात टिकती है, उसका काफी ज्यादा रिजोनेंस में देख रहा हूं। फिर एक सवाल आज मैंने मनीष वर्मा से किया, थोड़ी देर पहले मैं उनका इंटरव्यू करके आ रहा था। मनीष वर्मा को बताया जा रहा था कि भाई एट सम पॉइंट इन टाइम वाज वेरी क्लोज टू नीतीश कुमार। मैंने यही सवाल किया कि भाई आपने भी तो रेवड़ियां बांटनी शुरू की। एक दौर था जब यही नीतीश कुमार थे, वो फ्री बिजली को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर, फ्री बिजली तो कभी मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आज आप इसको कंपल्सन कह लें, आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी होगा तो आप 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो।
आपको लग रहा है कि इंडियन करेंसी हावी होगा तो आप जो है रेवड़िया बांटना शुरू करो, 10,000 रुपए आप सबके अकाउंट में डालना चाह रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी हो उसके लिए ये फैक्टर है, लेकिन हम तमाम चर्चा कर ले, हम ड्राइंग रूम डिस्कशन जितना शंकर जी करना है कर ले। हो सकता है कि जनसुराज पार्टी को ये लगे कि कुछ महिलाएं चर्चा कर रही कि 5 साल नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया तो अब क्या वोट दे देंगे, 10,000 रुपए दे दिया है तो। इन सब के उत्तर क्या हम आज यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार बिहार में कास्ट लाइंस पर वोटिंग नहीं होगी? सच्चाई वही है, और इसी कारण से बावजूद इसके कि प्रशांत किशोर, आई सैल्यूट दैट मैन, कि उसने एक, प्रशांत जी ने आकर के एक बहुत शानदार नैरेटिव दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हम देख रहे हैं कोई चुनाव शंकर जी जहां पर हम विकास की चर्चा कर रहे हैं, जहां पलायन एक मुद्दा है। आप और हमने भी तो पलायन का दंश झेला था। मैं 95 के दशक के बाद में गया, आप भी कभी बिहार से यहाँ पर गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे और आपके लिए कुछ दिख रहा था कि द फ्यूचर इज ब्लीक फॉर अस। शिवपूजन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मैं ऐड कर दूं कि प्रशांत किशोर हमारे बैच के ही है, यानी कि साइंस कॉलेज में सेम बैच में 91-93 में प्रशांत किशोर भी थे और मैं भी साइंस कॉलेज में था। प्रशांत किशोर भी माइग्रेट कर गए और हम लोग भी माइग्रेट करके दिल्ली आए पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? शंकर जी अब देखिए विडंबना देखिए क्या जी, अब विडंबना देखिए कि मैं इतने पैसे वाला हूं नहीं कि मैं अपने एक बच्चे की को पढ़ा रहा हूं अगर दिल्ली में, तो मुझे 30 से 35,000 रुपए पर मंथ देना पड़ रहा है अपार्ट फ्रॉम द फी। विडंबना देखिए कि कोटा जाकर के यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले भी बिहार के ही हैं। तो शिक्षक क्यों गए? कोटा पढ़ाने के लिए गए। बच्चे क्यों गए? कोटा पढ़ने के लिए। तो कोटा ने क्या आपको ऑफर कर दिया? कोटा ने आपको कमरा ऑफर कर दिया, कोटा ने आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर कर दिया। लेकिन हुआ क्या? यहाँ का पैसा जाकर के कोटा में टिक गया, वहां की इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, यहाँ के हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो चले गए। अब बताइए कि ये सारा जो आज की तारीख में पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बना है, आई सैल्यूट प्रशांत किशोर की वजह से ही तो ये चर्चा का विषय बना। अदरवाइज ये वही नीतीश कुमार थे कि जब लॉकडाउन हुआ था ही वाज लुकिंग द अदर वे। लाखों की संख्या में वही बगल के नेबरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बस मुहैया करा रही है, भोजन का इंतजाम कर रही है प्रवासी मजदूरों को, और नीतीश कुमार की सरकार दूसरी तरफ देख रही थी, कहीं कोई सुविधा नहीं। जब हर तरफ से छीछा लेदर शुरू होता है तो नीतीश कुमार अंत में, जो कहते हैं ना, तो हाइबरनेशन से जगती है, उसके बाद फिर उनको मुहैया कराया गया। वो जो दौर था लॉकडाउन का, मैंने बात किया था जदयू के कई बहुत बड़े नेताओं से, उनका कहना है कि वो भाई उस वक्त करा रहे थे एक उनकी स्किल मैपिंग तकरीबन 30 लाख से ज्यादा ऐसे वर्कफोर्स का हुआ जो माइग्रेट करके कमाने बाहर चले जाते हैं। स्किल मैपिंग का अंत में क्या हो गया? आपने स्किल मैपिंग करके अंत में उसको क्या हुआ? ठंडे बस्ते में ही डाल दिया। आपके लिए वो ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट हो सकता था। तो डिस्कोर्स को इस पेडेस्टल पर, इस लेवल पर लेकर जाने में अहम भूमिका प्रशांत किशोर ने की। लेकिन इन सबके बावजूद मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को बहुत अच्छे नंबर्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम कास्ट बैरियर को तोड़ ही नहीं पाए हैं। अभी तक कास्ट बैरियर्स नहीं तोड़ पाए। लेकिन यकीन मानिए कि अगर प्रशांत किशोर जी के पास वो पेशेंस रहेगा, अगले 5 साल तक वो मीडिया ग्लेयर से मतलब दरकिनार हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर वो रहते हैं और जिस हिसाब से जमीन पर वो काम करते आ रहे हैं, तो मेरा यकीन है कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम बिहार में इमर्ज कर रहा है उसमें प्रशांत किशोर जैसे आदमी की बहुत जबरदस्त पोजीशनिंग होगी। ठीक है, अनुकृति से जवाब ले लेते हैं। अनुकृति, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस चुनाव का जो एक्स फैक्टर वो वुमेन नहीं है, बल्कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर माइग्रेंट लेबर या बिहार के जो बाहर लोग रहते हैं वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। तो अगर मान भी लें इस लॉजिक को कि वो एक एक्स फैक्टर है और 40, 50, 60 लाख लोग ने प्रशांत किशोर को वोट किया है, तो आपको लगता है कि इससे वो बहुमत के नजदीक पहुंचेंगे या फिर कम से कम एक किंग मेकर की भूमिका के नजदीक पहुंच जाएंगे? ये तो सेफोलॉजिस्ट का एग्जैक्टली काम है। तो मैं डेटा वगैरह में बिल्कुल, इनफैक्ट हम बिहार का तो हर आदमी सेफोलॉजिस्ट होता है। नहीं, ये टेंडेंसी भी हम लोग को चेक करनी है थोड़ी, कि सबको सब कुछ नहीं भी मालूम है तो अच्छा है, तो स्पेशलिस्ट निकलेंगे। खैर, आपने ये जो कोट किया प्रशांत जी को कि भाई महिलाएं तो वोट कर ही रही हैं डेफिनेटली, लेकिन एक्स फैक्टर इस बार वो प्रवासी मजदूर है जिनको 3 साल से जनसुराज अपील कर रही है। और इसमें सच्चाई है, क्योंकि छठ के तुरंत बाद चुनाव नहीं हुआ है, छठ के ऑलमोस्ट 6-7 दिन बाद चुनाव हुआ है, लोग फिर भी रुके हैं। तो कितने लोग रुके हैं और कितने लोग सेकेंड फेज के लिए वापस आ रहे हैं,
इसका तो अमूमन यहाँ पे इतने सारे हैं बूथ लेवल एजेंट्स वगैरह या कार्यकर्ता लोग जो पता लगा रहे हैं कि जनसुराज के समर्थक लोग भर भर के आ रहे हैं, तो वो एक है, आशा भरी नजरों से हम लोग भी देख रहे हैं। नाउ अबाउट रीचिंग मेजोरिटी या अच्छा, किंग मेकर की भूमिका में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि ना चुनाव के पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन, तो वो सब तो पता नहीं। लेकिन आई जेन्युइनली फील कि ये जो 65% का उछाल, मतलब हम लोग पहुंचे हैं वहां तक, ऑलमोस्ट 17% मोर देन द लास्ट टाइम। और ये एक एक्स फैक्टर तो एक ही है ना, क्योंकि आप 2015 के नंबर्स ले लें, 2020 के नंबर्स ले लें, एक प्लेटूड था सब कुछ। वो टिपिकल, ये पिछली बार भी बात हुई थी कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी क्या दिखाता है, तो उस पर कोई कंसेंसस हो नहीं पाया था। आई स्टिल बिलीव कि ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट पड़ा है, एंड आई डू हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव के मजदूर जो आज तक उनसे किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी कि तुम इस पे घमंड मत करो कि तुम नहीं रहोगे तो भारत रुक जाएगा, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। तुम मजदूर नहीं हो पूरे इंडिया के लिए, तुम अपने परिवार के पेट पालने वाले इंसान हो, तुमको रोजगार बिहार में ही मिलना चाहिए। ये मेंटालिटी तो किसी दल की थी ही नहीं आज तक। इस तरह से जब पहली बार किसी ने बात की बिहारी मजदूरों से, तो नेचुरली वो लोग सराहेंगे इस बात को, और नेचुरली अपनी सराहना को दिखाएंगे वोट में तब्दील कराकर। ये हुआ है, तो डेफिनेटली ठीक है इसमें दम है इस बात में जी। ठीक है प्रियदर्शी जी, आप उस इलाके को, जो सेकंड फेज का जो इलाका है, वहां पे से भी ढेर सारे माइग्रेंट लेबर लोग जाते हैं काम करने के लिए। आप जो सेकंड फेज की स्थिति किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हर पार्टियों को लग रहा है कि भाई प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट वोटर है वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है, एनडीए मान रही है कि जो वुमेन है वो एक्स फैक्टर है, आरजेडी को लगता है कि यूथ और जो पुरुषों का वोट है वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। आपके हिसाब से एक्स फैक्टर क्या है? ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से गुणागणित कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ये जो वोट प्रतिशत में उछाल आया है ये उनकी वजह से, सबको लग रहा है। नीतीश कुमार को भी लग रहा है, आरजेडी वालों को भी लग रहा है, प्रशांत किशोर को कुछ ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि SIR के दौरान जो नाम कटे, वो नाम की वजह से ये प्रतिशत में उछाल मिलता हुआ आपको दिख रहा है। कितना प्रतिशत कटा था वोट और कितने प्रतिशत का उछाल हुआ? मामूली उछाल है, लेकिन जो नाम कटे हैं उसकी वजह से लग रहा है कि बहुत बड़ा वोट प्रतिशत पड़ गया है, और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश लोग अपने अपने हिसाब से गुणागणित बिठा करके कर रहे हैं। दूसरी बात जो रोजगार की आपने कही है, देखिए ये रोजगार हमेशा से मुद्दा रहा है बिहार का, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये 2025 में मुद्दा बन गया, मैं नहीं मानता। 2024 में मुद्दा बन गया, मैं नहीं मानता। बिहार के लिए ये पीड़ादायक मुद्दा हमेशा से रहा है, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस बार भी जो लोग रोजगार के मुद्दे पर राजनीति खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐन वक्त पर रोजगार को खत्म कर दिया और अपने पर्सनल ब्रांड के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। कमजोर किया इन लोगों ने। ऐसे लोग जो आते हैं लाभ लेने के लिए कुछ दिन राजनीति में, वो लोग रोजगार और पलायन को मुद्दा बताते हैं, निवारण का कोई उपाय नहीं देते हैं, इसलिए जनता कनेक्ट नहीं करती है। नहीं, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है चुनाव में? किसकी लीड है? वही बता रहा हूँ, थोड़ा गंभीरता से ले तो मैं बताऊं समय। मैं मानता हूं कि चुनाव से पहले बहुत बेहतर नहीं होता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है तय करना, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान आया है वो बताता है कि ये शुभ संकेत नहीं है इंडिया ब्लॉक के लिए। तो आप मान रहे हैं कि एक तरह से जो कमजोर पक्ष है वो अपनी पहले से एहसास दिलाना शुरू कर देता है कि भाई दूसरे पक्ष ने दाल में कुछ काला किया है। बिल्कुल, ये भूमिका बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं है। ऐसा देखा जाता है, जो भी पार्टी चुनाव हारती है कहीं भी किसी भी राज्य में, तो बाद में उसके निशाने पर चुनाव आयोग रहता है, प्रशासन रहता है, व्यवस्था रहती है कि व्यवस्था ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, चुनाव आयोग की मिलीभगत से हम हार गए। तो ऐसा लग रहा है कि प्रथम, और इससे तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। आप बीच रण में इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर को नुकसान हुआ। कह करके भाग गए कि राघोपुर आ रहे हैं, इन वक्त पे भाग गए, रण छोड़ दिया। तो जब आप रण छोड़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा। तो ये रण छोड़ने वाली बात लग रही है।
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद वे लोग जिस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं चीजों को, वो बता रहा है कि कहीं ना नहीं, कहीं ये इंडिया एक पर पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है कि जो अगर सचमुच ऐसा ऑफिशियल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन पे दबाव बनाने की कोशिश भी समझी जा सकती है कि भई आरजेडी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी नज़र में सारे ऑफिशियल हैं और इसलिए आप निष्पक्ष होकर काम करें, नहीं तो फिर चुनाव के बाद देखा जाएगा अगर मैंडेट हमारे पक्ष में आ गया तो। क्या देखेंगे? चुनाव आयोग तो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। ये पहला मौका तो है नहीं नहीं जब तो आप तो चुनाव कह रहे हैं आयोग पर आप कह रहे हैं कि पहले से ही चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज़ है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं ऐसा नहीं कहा हूँ साहब। मैं ऐसा हुँ, कब कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज़्ड है? हुँ, हुँ, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा, आप पूरे इसको देख हुँ, लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ हुँ, कि हमेशा से वो सवालों के घेरे में रहा है, सवाल खड़ा होते रहा है। कांग्रेस ने हुँ, भी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। ईवीएम पर हुँ, सबसे ज़्यादा हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज वो ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है और वो ईवीएम जिसको लेकर के डिफेंस करती थी कांग्रेस, आज उसको बुरा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हुँ। चुनाव तो आयोग इस दूसरे तरीके से दूसरे हाँ। चरण में आप दूसरे चरण की थोड़ी सीटों का हाल-चाल बताएँ कि वहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, बिगड़ रही है, किसके पक्ष में क्या कहानी आगे बढ़ रही है? देखिए, दूसरे चरण में जो मुकाबला है पूरी तरीके से 2 गठबंधनों के बीच ही है, एनडीए और हुँ, महागठबंधन। त्रिकोण कहीं हुँ, नहीं बन रहा है और त्रिकोण कोई अच्छा, बना रहा है तो सीमांचल के इलाके में थोड़ा बहुत ओवैसी साहब की पार्टी का थोड़ा दखल रहेगा। बाकी कोई त्रिकोण बनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, डैमेज करने की स्थिति में ज़रूर है। जिस तरीके से फर्स्ट फेज़ में कहा सुना जा रहा है, कई लोगों का दावा है कि कुछ पार्टियों ने कुछ पार्टियों का बड़ा नुकसान कर दिया है। वो है हुँ, और ये इस चरण में भी रहेगा लेकिन कोई फाइट में आ जाएगा बहुत मुश्किल है 4 से 5 दोनों चरणों को मिला करके 4 से 5 सीटें होंगी जहां अन्य सीट निकाल जाएंगे या मुख्य मुकाबले में रहेंगे 5 से 6 इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है 10 बहुत ज्यादा होगा तो ये 2 गठबंधनों के बीच ही चुनाव है और 2 गठबंधनों के बीच में जो चुनाव है और जिस तरीके से इसमें है कहीं एनडीए हावी रही है पिछले चुनाव यानी 2020 के दौरान कहीं महागठबंधन हावी रही है शाहबाद मगध के जिन इलाकों में चुनाव होना है उन इलाकों में पिछले चुनाव में महागठबंधन हावी थी सीमांचल के इलाके में मामला करीब करीब टक्कर का था हुँ, एनडीए और महागठबंधन के बीच दरभंगा वाला जो इलाका है उसमें एनडीए का जलवा जलाल था तिरहुत वाले मुकाबले तिरहुत प्रमंडल में जो चुनाव होना है वहां भी कुछ इसी तरीके से आप कह सकते हैं तो बराबरी का ये जो मुकाबला हो रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में त्रिकोण जैसा बहुत छोटा बहुत वो मतलब कि प्रत्याशी कोई दल नहीं बना रहा है अगर आपके पास मजबूत प्रत्याशी है जो निर्दलीय भी वोट ला सकता था वो लोग हुँ, त्रिकोण बना रहे हैं देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी करीब 9% निर्दलियों को वोट आया था और बिल्कुल। हमेशा से 7%, 8%, 9% वोट आता रहा है तो वो जो हुँ, निर्दलीय जो मजबूत होते थे किसी न किसी पार्टी से इस बार जुड़ गए हैं या उनको पार्टी ने हुँ, अपने साथ कर लिया है कि हमारा थोड़ा मजबूती मिल जाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है। इसको समझा जाना चाहिए जी ठीक है। शिवपूजन आप अभी भी अपने उस कन्विक्शन पे कायम हैं कि एज जो है वो एनडीए का है और जो वुमेन वोटर है वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। अगर मतदान 7-8% महिलाओं ने ज़्यादा किया है तो जो सी वोटर का कहना है। हालाँकि अभी चुनाव आयोग ने वो डेटा रिलीज़ नहीं किया है कि जेंडर का ब्रेकअप क्या है, लेकिन सी वोटर यशवंत देशमुख ने कहा है कि 8% महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है इस चुनाव में। बिल्कुल, मैं अपनी बात से कायम हूँ और देखिए क्या है कि मैं किसी सर्वे या जो भी रिपोर्ट्स आ रही है मैं उससे गाइडेड नहीं हो रहा हूँ। दिन भर तो मैं हुँ, उन तस्वीरों को देख रहा हूँ ना जो हमारे रिपोर्टर हर जगह से बूथ पे जा करके भेजते चले जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं तो महिलाएं रिएक्ट किस तरीके से कर रही है। हम सीधे स्पष्ट हुँ, सवाल ये तो नहीं करते हैं कि किसको वोट दिया, हम मुद्दे की बात करते हैं। अगर महिलाएं सुरक्षा की बात करना शुरू करती है, विकास की बात करना शुरू करती है, इस विषय पर बात करना शुरू करती है कि 10,000 जो मिला है उससे कुछ रोजगार शुरू करेंगे, उनके आगे भी 2 लाख मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका वोटिंग पैटर्न किस बात से गाइडेड है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं संतोष सिंह का भी इंटरव्यू कर रहा था इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हुँ, में, काफी दौरा करके खुद हुँ, आए हैं। आप यकीन हुँ, नहीं करेंगे को उनका एक टेक अवे था और मैंने उस पर काफी फिर सवाल उनसे किया। उनको उन्होंने कहा अमूमन होता यही है कि बिहार जैसी जगह पर वोटिंग पैटर्न जो है महिलाओं का इट गेट्स गाइडेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो परिवार का हुँ, मुखिया होता है वो वोटिंग पैटर्न को गाइड करता है। महिलाएं अमूमन यही कहते हुए आपको नजर आएंगी, उनका से पूछ भाई उन्हीं जगह कहते उनके वोट दो दे भाई। हुँ, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरे घर की खुद की बिल्कुल। स्थिति यही हुआ करती थी। आज वो महिला क्या कह रही है,
महिला का वोटिंग पैटर्न चेंज है, शी इज नॉट गेटिंग गाइडेड बाय हर हस्बैंड, या फिर उनके समाज में जो रसूखदार लोग हैं उनसे वो गाइडेड नहीं हो रही है। वो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस महिला को आया कहां से? दूसरी बात आप देखिएगा, मेन पोल प्लैंक जो है वो एनडीए का क्या रहा है? मेन पोल प्लैंक उनको रहा है, हर भाषण पे आप देख लीजिए, ब्रिटेन ऑफ जंगल राज से आपको डरा रहे हैं। इसे डराने से सबसे ज्यादा भय व्याप्त किस में होना है? भय व्याप्त होना है महिलाओं में, क्योंकि जो तथाकथित पीरियड था 1990 से लेकर के 2005 तक, अगर सुरक्षा की बात होती है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो यू कन्फाइन द वुमन टू द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस, उसके अंदर ही वो रहेंगी, तो सबसे ज्यादा विक्टिम कौन होती है? महिलाएं होती हैं। तो ये फियर फैक्टर बड़ा डेलिबरेटली किया जा रहा है और हर बार कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में ये काम करता हुआ दिख रहा है। एक फैक्टर ये। दूसरी बात है शंकर जी, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स कल्मिनेट करते हैं तो ही आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं। फैक्टर्स क्या है? आपने कोई साझा कार्यक्रम देखा क्या महागठबंधन का? आपने देखा क्या कि यहाँ कितनी सीरियसनेस के साथ राहुल गांधी आते हैं, जितने सीरियसनेस से वो बिहार में कैंपेन कर रहे थे, बिहार यात्रा पर निकले थे, हालांकि मुद्दा उनका एक ऐसा, उसके बाद भी देखा क्या कि किसी भी तरीके से आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रहा है कि जान करके राजद ने कहीं ना कहीं उनको कैंपेन से, अपने ज्वाइंट कैंपेन से दूर रखा, क्योंकि उनको पता था कुछ ऐसा कर जाएंगे, बोल जाएंगे, अब आप जाकर के नाव से कूद जाइए तालाब में, आपको वोट मिल जाएगा क्या? या आप थारू जनजाति के साथ जाकर के पश्चिमी चंपारण में नाच कर रहे हैं, उससे वोट मिल जाएगा क्या? एक सस्टेन्ड कैंपेन आपको करना है। मैं तो कह रहा हूं कि आपको सीख लेनी चाहिए प्रशांत किशोर जी से, बिल्कुल नई स्क्रैच से शुरू की है, लेकिन आज हर मुख पर प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है? इस बार वोट नहीं आना है, आप मुझसे लिखित लिखवा लें, इस बार बहुत सीटें नहीं आएंगी। मुझे भी पता है क्यों नहीं आएंगी, इसमें प्रशांत किशोर की गलती नहीं है, या फिर जनसुराज की गलती नहीं है, ना सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की गलती है। ये बेसिकली जिस हिसाब से कास्ट की रिजिडिटी में हम बंधे हुए हैं, उसमें इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं एनडीए की, देखिए क्या नीतीश का कद बिल्कुल ऊंचा हुआ, और कहीं ना कहीं भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप को ये रियलाइजेशन हुआ कि भैया नीतीश कुमार को आगे नहीं करो, उनके खिलाफ एक भी बयानबाजी हुई तो बहुत बूमरैंग कर सकता है, क्योंकि अगर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो इस बार बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इधर हम देख रहे हैं कि सिंगल हैंडेडली जो है तेजस्वी यादव, जो उनके पास अगर एक लीगेसी है लालू प्रसाद यादव की, तो एक बैगेज भी तो है ना, बैगेज जंगल राज का है। लेकिन तमाम फैक्टर्स को जब आप साथ एनालाइज करते हैं तो आपको लगता है देखिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ, और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा टेक अवे हुआ वो 10,000 हुआ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बिहार में एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और जो जनता है, वो सब इस बात पे सबकी राय अलग-अलग है, क्योंकि कइयों को लगता है कि इस चुनाव का जो एक्स फैक्टर है, वो 10,000 स्कीम है, वुमेन वोट बैंक है, नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर है। कुछ को लगता है कि नहीं, यूथ फैक्टर जो है, जो माइग्रेंट लेबर हैं, वो इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। वहीं आरजेडी को लगता है कि जो पुरुषों का मतदान है और जो बेरोजगार जनता है, जो युवा है, वो इस चुनाव के एक्स फैक्टर है। अब ये सब कुछ 14 तारीख को पता चलेगा कि एक्स फैक्टर इस चुनाव का कौन है और किसने इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया, या फिर किसने कुल मिलाकर चुनाव की पूरी डायरेक्शन और पूरे नैरेटिव को चेंज करके एक किसी को सिंगल हैंडली एज दिया है। तो ये सब कुछ 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। अनुकृति, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, शिवपूजन आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्रियदर्शी जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।